नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के पार्ट एफ और पार्ट जी को। पार्ट एफ के अंतर्गत कानून एवं दंड के सिद्धांतों से संबंधित और पार्ट जी के अंतर्गत शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हम करेंगे। दोस्तों, मैंने राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर 5 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। सभी पार्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो लिंक पर जाकर आप सभी पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं। सभी वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर ही बनाई गई हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम से पहले उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें और सभी टॉपिक का अध्ययन जरूर करें। आप चाहे किसी भी स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हों, इन्हीं टॉपिक में से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, तो एक बार जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट एफ की तरफ, जो कि शुरू होता है 651वें प्रश्न से। और 650 प्रश्न मैंने अपने जो 5 पार्ट की जो वीडियो है जितनी भी, उनमें मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं 650 तक। और 651वें प्रश्न से हम आगे शुरू करते हैं। तो 651वां प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ लॉज का लेखक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का प्रसिद्ध ग्रंथ कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज है। इस पुस्तक में उन्होंने जिन विषयों पर विचार किया है उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वतंत्रता का है। डनिंग उसे मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता की धारणा से ही उसका सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विधि शब्दावली कि निम्न परिभाषा में से किसने कानून को परिभाषित किया है? तो परिभाषा है हमारे सामने, कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश के समान अभिव्यक्तिकरण है, जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेंथम। विधि की परिभाषा बेंथम ने दी है। कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश के समान अभिव्यक्तिकरण है, जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं। बेंथम उपयोगितावादी होने के कारण संप्रभु के प्रति आज्ञा पालन और कानूनों के प्रति आदर का भाव व्यक्ति से उस सीमा तक चाहता है जहां तक उसे लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, डिग्वी। डिग्वी के अनुसार कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। और हालैंड के अनुसार आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ता में सर्वोच्च होती है। और ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है। नेक्स्ट हमारे पास, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अरस्तु। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा अरस्तु ने दी है। अरस्तु का विश्वास है कि यथार्थ जगत में केवल साधारण लोगों का शासन ही पाया जाता है, अतः व्यवहारिक दृष्टि से विधि का शासन ही उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैकाइवर से। आर.एम. मैकाइवर ने कहा है कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों हैं। राज्यों के कार्यों का संचालन एक संविधान के तहत होता है और राज्य उस संविधान के तहत ही कार्यों को संपन्न करता है। इस प्रकार राज्य विधि का शिशु है और दूसरी तरफ संविधान का निर्माण राज्य ही करता है। इस प्रकार राज्य विधि का जनक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वितरणात्मक। वितरणात्मक दंड का सिद्धांत नहीं है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक का अर्थ होता है कि बदला लेना। इस सिद्धांत का आधार जैसे को तैसा, आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक का अर्थ होता है कि दूसरे व्यक्ति अपराधी की दुर्दशा देखकर डरे और अपराध ना करे। सुधारात्मक सिद्धांत, यह अपराधियों के चरित्र में सुधार करता है, जैसे अपराधी एक मानसिक दोषी है और अपराधी को सुधारने के लिए दंड की नहीं वरन
सहानुभूति की आवश्यकता होती है। और वितरणात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत न्याय की धारणा से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्यों द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कानून। किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग है। राज्य द्वारा निर्मित कानून राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है। इस कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं। कानून व्यवस्था और अपराधों से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, विधि का शासन। डायसी ने विधि के शासन की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है। विधि के शासन का आशय यह है कि किसी देश के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसका सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद या स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम ने अपनी प्रसिद्ध कृति नैतिकता एवं विधि निर्माण के सिद्धांत की रूपरेखा के अंतर्गत यह विचार दिया है कि व्यक्ति की संतुष्टि का मानदंड उपयोगिता है। अतः जब संपूर्ण समाज के लिए किसी नीति का निर्माण करना हो या किसी निर्णय पर पहुंचना हो तो उसका सर्वोपरि सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन का। जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, परंपराओं, प्रथाओं को सही अर्थों में कानून नहीं कह सकते क्योंकि वह किसी संप्रभु के आदेश की व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार ऑस्टिन अपनी सकारात्मक कानून की धारणा में पूर्व प्रचलित मान्यताओं को स्थान नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्टिन ने। ऑस्टिन के अनुसार कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ऑस्टिन कानून की व्याख्या करते हुए लिखता है कि कानून प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति का आदेश है जिसके साथ यह शर्त जुड़ी होती है कि उसका पालन न करने वाले को दंड दिया जाएगा या उसे किसी विशेष पुरस्कार से वंचित रखा जाएगा। ऑस्टिन संप्रभुता के बारे में काफी विचार किया था। नेक्स्ट है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने सत्य ही कहा है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए कानून का होना आवश्यक है क्योंकि कानून के द्वारा ही अधिकारों की रक्षा होती है। यदि कानून ना हो तो मनुष्य को अपने अधिकारों की रक्षा शक्ति भरोसे करनी पड़ेगी। लॉक ने अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रिट्रीफ ऑफ सिविल गवर्नमेंट के 6वें अध्याय में वर्णित किया है। नेक्स्ट है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बदले के सिद्धांत पर। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत के अनुसार अपराधी को अवश्य दंड मिलना चाहिए क्योंकि उसने अपराध किया है। यह सिद्धांत जैसे को तैसे, जैसी करनी वैसी भरनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक। विधि का शासन प्रक्रियात्मक समानता को प्रतिष्ठापित करता है। इसके अंतर्गत विधि द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं का उल्लेख कर दिया जाता है जिसके आधार पर शासन का संचालन होता है। विधि सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति चाहे उनकी स्थिति और पद कुछ भी हो विधि के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, विधिक संरचना पर। मैक्स वेबर आधुनिक जर्मन समाज वैज्ञानिक थे का कार्य विधिक संरचना पर केंद्रित है। मैक्स वेबर का कार्य विधिक संरचना पर केंद्रित है। मैक्स वेबर के अनुसार कानून के शासन के अंतर्गत अधिकारी तंत्र का आदर्श प्रारूप यह होगा कि यह कानूनी रूप से स्थापित उच्च अधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के परस्पर संबंध का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कानून नियमों का वह समूह है
जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सॉलमन द्वारा। कानून को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर सॉलमन ने लिखा है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन को। आधुनिक युग में कानूनी प्रभुसत्ता विस्तार से विवेचना करने वालों में इंग्लैंड के विचारक जॉन ऑस्टिन का नाम प्रमुख है। ऑस्टिन ने अपने प्रभुसत्ता संबंधी विचार अपनी पुस्तक विधि शास्त्र का व्याख्यान में किया। इस पुस्तक में ही ऑस्टिन विधि के दौंडिक स्वरूप का उल्लेख करते हुए कानून के समादेश सिद्धांत का वर्णन करते हैं। हालांकि बेंथम ने सिद्धांत को हॉब्स और बोंदा के पश्चात प्रारंभ किया था, लेकिन प्रमुखता व्याख्याता ऑस्टिन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कानून का सर्वमान्य स्रोत है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, विधान मंडल। कानून का सर्वमान्य स्रोत विधान मंडल है। कानून के अन्य स्रोतों के अंतर्गत परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म एवं कानूनी टीकाएं आती है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत भी हैं। नेक्स्ट है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। यह निम्नलिखित में से किसका मत है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, लियो ड्यूग्वी। बहुलवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था नहीं मानते। इनके अनुसार राज्य अन्य संस्थाओं के जैसे परिवार, चर्च, स्कूल इत्यादि समान ही है। इसी तरह कानून के संदर्भ में भी बहुलवादी कानून को राज्य से सर्वोच्च मानते हैं। ड्यूग्वी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचार किसने दिया? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, क्रैप। दिया गया कथन क्रैप का है। क्रैप का मानना है कि राज्य को अस्तित्व में लाने का श्रेय कानून को है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 671वां प्रश्न, राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों, ये उक्ति किसकी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मैकाइवर। मैकाइवर के दृष्टि में अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं जैसे कि परिवार, चर्च, क्लब आदि ना तो राज्य द्वारा निर्मित होते हैं और न ही राज्य से कोई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। राज्य सामाजिक शक्ति या इसी तरह कई सामाजिक शक्तियों जैसे रीति रिवाजों, प्रतिस्पर्धाओं आदि को सुरक्षित या संशोधित तो कर सकता है, परंतु उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए वह कहता है कि राज्य कानून का शिशु तथा जनक दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश को विधि का शासन का परंपरागत स्थान माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड को विधि के शासन का परंपरागत घर माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही विधिक सर्वोच्चता पर बल दिया गया तथा अनेक परंपराओं को कानून का रूप दिया गया, जिसके कारण वर्तमान में भी वहाँ विधि संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली की धुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, A.V. डाइसी को। विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना का उदय ब्रिटेन में हुआ और विधि के आधुनिक संकल्पना का श्रेय डाइसी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 674वां प्रश्न, कानून का शासन का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वाधीनता। कानून के शासन का उद्देश्य व्यापक है। इसके अंतर्गत शासनाधिकार और उसकी सीमाएं, व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता तथा न्यायपालिका की स्वाधीनता इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 675वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है? जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उससे अन्यायोचित नहीं माना जाता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, हॉब्स। कानून न्यायोचित एवं अन्यायोचित के नियम है, जो विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। यह कथन हॉब्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, विधिक विवेकपूर्ण है। विधिक विवेकपूर्ण सत्ता मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता है और ज्ञातव्य है कि मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला परंपरागत सत्ता, दूसरा चमत्कारिक या करिश्माती सत्ता और तीसरा विधिक या विवेकपूर्ण सत्ता। विधिक विवेकपूर्ण सत्ता आधुनिक समाज का विशिष्ट पहलू है।
यह तार्किकता की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है। बेवर ने तार्किकता को पश्चिमी सभ्यता की मुख्य विशेषता माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जवाबित का सिद्धांत संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी राज्य कानून। दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून और शाश्वत कानून के विपरीत जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। मुगल काल में अधिकांशतः कानून शरीयत दैवीय कानून के अनुसार चलते थे, किंतु जवाबित राज्य के कानून का भी अस्तित्व था, जिसके अंतर्गत अनेक विधिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में संसद ऐसे कानूनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसके अनुसार कानून बाहरी कार्यों के वे सामान्य नियम है जिनको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हॉलैंड। उपरोक्त कथन हॉलैंड का है। इसके अनुसार आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मानव के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीय शक्ति में निहित होती है। यह कथन किसका है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए फाइनर। एकात्मक शासन के विषय में फाइनर एवं डाइसी के विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। फाइनर के अनुसार एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता तथा शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा एवं जिसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनी रूप से शक्तिमान होते हैं। जबकि डाइसी ने एकात्मक सरकार के बारे में कहा है कि एक केंद्र शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी आदेशात्मक सिद्धांत। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत आदेशात्मक सिद्धांत है क्योंकि यह सर्वाधिक स्पष्ट और आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अनुरूप है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं बोंदा, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आर एन गिल क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने बल प्रयोग को कानून का आवश्यक तत्व माना है तथा कानूनी संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक थे। लेक्चर्स ऑन यूरिस्प्रूडेंस उनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय कानून संप्रयोग में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए विश्वव्यापी। अंतरराष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसे कानून होते हैं जिसका सभी देश पालन करने को बाध्य होते हैं क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से वैश्विक शांति एवं स्थिरता कायम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन शुम्पेटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। शुम्पेटर के अनुसार लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली पूर्वापेक्षा नहीं है। शुम्पेटर की रचना कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें नेता लोगों के वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र बाजारवादी समव्यवस्था की भांति है जिसमें नेता अधिक से अधिक वोटों की खरीद करता है तथा मतदाता उस व्यक्ति या दल को वोट देते हैं जिसमें उन्हें अधिकतम लाभ हो। अब पाठ शुरू हो रहा है जी, शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव। तो 685वां प्रश्न है, किसने कहा है कि सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है शक्ति आदेशों के पालन कराने की, तो इसका आंसर ऑप्शन डी मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है कि सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है शक्ति आदेशों के पालन कराने की। मैकाइवर ने सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया है। प्रभुसत्ता कोई असीम शक्ति नहीं हो सकती, अधिक से अधिक इसे राज्य के कृत्य मान सकते हैं, गुण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति
पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड एक्टन। अंग्रेज शास्त्रीय उदारवादी इतिहासकार लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने सत्ता प्राधिकार को प्राकृतिक सत्ता कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रोजर स्क्रटन। सामान्यतः प्राधिकार किसी व्यक्ति, गुट या संस्थान के किसी विषय या क्षेत्र में निर्णय लेने एवं निर्णायक कार्य करने की ऐसी क्षमता को कहते हैं जो किसी राज्य द्वारा प्रदान की गई हो। रोजर स्क्रटन ने सत्ता या प्राधिकार को प्राकृतिक आवश्यकता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट मिल्स। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। शक्ति अभिजन की अवधारणा अमेरिकी विचारक सी राइट मिल्स अपनी पुस्तक द पावर इलाइट 1956 में प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र की समीक्षा करते हुए कहा है कि अमेरिका में लोकतंत्र एक शर्म है, वह आदर्शों से कोसों दूर है। अमेरिका में लोगों के शासन के बजाय शक्ति अभिजनों, संघीय राजनेता, सैन्य पदाधिकारीगण व वाणिज्यिक घरानों का शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जहां शक्ति है वहां प्रतिरोध है और फिर भी या परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मिशेल फूको। फूको की शक्ति अवधारणा को समझने के लिए हमें इसकी नकारात्मक परिभाषा देनी चाहिए। शुरुआत इसकी हम इस तरह से करें, हमें समझना चाहिए कि शक्ति किसे नहीं कहते। शक्ति कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राथमिक रूप से विनाशकारी और नकारात्मक है। इन नकारात्मक लक्षणों को उल्लेख करने के बाद फूको इसकी व्याख्या में लिखते हैं, शक्ति राज्य में ही नहीं अपितु सभी स्थानों पर देखने को मिलती है। यह सार्वभौमिक है। इसे कारागृह में देखा जा सकता है, अस्पताल में, विश्वविद्यालय में, स्कूल में, मनोरोग चिकित्सक दवाखाने में और सभी जगह देखा जाए तो स्वयं मनुष्य का शरीर ही शक्ति का घर है, क्योंकि सभी जुल्म, दमन और त्रासदी अंततः गोतवा इसी शरीर को उठाना पड़ता है। अंत में इसी शरीर को उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में फूको कहते हैं कि जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है और फिर भी या परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भारीपन की स्थिति में नहीं है। अपने इसी थीसिस के आधार पर फूको का निष्कर्ष है कि शक्ति का कोई भी मुकाबला स्थानीय स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने शक्ति अभिजन के अपने अध्ययन में सैन्य उद्योग गठजोड़ के विषय प्रभाव पर ध्यान आकर्षित किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सी राइट मिल्स। अमेरिकी समाज वैज्ञानिक सी राइट मिल्स ने अपनी चर्चित कृति द पावर इलाइट के अंतर्गत विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का नया संस्करण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिसे उसने शक्ति विशिष्ट वर्ग की संज्ञा भी दी है। मिल्स ने समाज का जो जटिल चित्रण प्रस्तुत किया उसकी धुरी शक्ति की संकल्पना थी। उसने यह संकेत किया है कि भिन्न भिन्न समाजों और भिन्न भिन्न युगों में शक्ति के रूप बदल जाते हैं, परंतु शक्ति सदैव सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु रहती है। मिल्स ने यह दावा किया है कि युद्धोत्तर अमेरिका में राजनीतिक, सैनिक और उद्योग जगत के गठजोड़ का शासन है। राष्ट्रीय स्तर के सभी निर्णयों में इनका प्रच्छन्न एकाधिकार लोकतंत्र प्रक्रिया पर हावी रहता है। फिर जनसंपर्क के साधन भी इसी प्रक्रिया को विकृत कर देते हैं। ऐसे विचार प्रस्तुत करके मिल्स ने सामाजिक अनुसंधानकर्ता से आगे बढ़कर सामाजिक आलोचक की भूमिका संभाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सी राइट मिल्स। शक्ति अभिजन का सिद्धांत सी राइट मिल्स ने दिया है। मिल्स ने शासक वर्ग शब्द को उचित न मानकर उसके स्थान पर शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किया है। वह शक्ति शब्द में आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक धारणाओं को मिलाकर शक्ति अभिजन शब्द गढ़ता है। यह वर्ग सामाजिक दृष्टि से उच्च स्तरीय
सामंजस्यपूर्ण, एकता युक्त तथा लोक नियंत्रण को अस्वीकार करने वाला होता है। मिल्स के अनुसार हम शक्ति की व्याख्या शक्ति के साधन रूप में कर सकते हैं। शक्ति अभिजन वे हैं जो आदेश देने वाले पदों को धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल एक राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीति के प्रोफेसर थे। इन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और डहल की प्रमुख रचनाएं हैं हु गॉन्स ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड इट इज क्रिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। इतिहास कुलीनों का कब्रिस्तान है, ये पेरेटोर का है। शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुशता शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है, यह लॉर्ड एक्टन का है। शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है, यह लॉसवेल का है। राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, अधिपत्य अथवा सत्ता को सम्मानित करती है, ये रॉबर्ट डहल का है। नेक्स्ट है, जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं, वे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, अधिकार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वैधता। वैधता वास्तव में शक्ति एवं सत्ता प्राधिकार के बीच की कड़ी है। मानव संबंधों के क्षेत्र में यदि शक्ति को वैधता का सहारा मिल जाए तो उसमें स्थायित्व आ जाता है। कोई भी शासक शक्ति के सहारे धरती पर शासन कर सकता है, परंतु वैधता के सहारे वे लोगों के हृदय पर शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, उसे देखा जा सकता है। शक्ति और सत्ता के समान प्रभाव भी एक राजनीतिक अवधारणा है जिसे भौतिक वस्तु के समान देखा नहीं जा सकता। शक्ति का वैध रूप प्रभाव है जिसके कारण प्रभु सत्ता की आज्ञाओं का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, माओ से तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न कथनों में से कौन सा वैधता का आशय बताता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसका तात्पर्य एक ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। वैधता का आशय यह है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना, उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और दातव्य है कि वैधता का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा समाज वैज्ञानिक शास्त्री मैक्स वेबर ने दी है। वैधता समाज में कानून को सर्वमान्य सहमति प्रदान करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7वां प्रश्न है, वैध शक्ति मानी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सत्ता। सत्ता या प्राधिकार वैध शक्ति मानी जाती है। दातव्य है कि मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला करिश्माती या चमत्कारिक सत्ता, दूसरा परंपरागत सत्ता, तीसरा विवेक या विधि सम्मत सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शक्ति की अवधारणा के रूप में समूह सिद्धांत मानता है। तो पहला है, समूह प्राय स्वायत्त और निश्चय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। दूसरा है, समूह अंतर्निर्भर होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। तीसरा है, समूहों को वर्चस्ववादी और आश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। समूह सिद्धांत के संबंध में कथन 1 और 2 सही है और समूह सिद्धांत के अवधारणा का प्रमुख प्रवक्ता आर्थर बेंटले है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शक्ति और सत्ता को होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, औचित्यपूर्ण। शक्ति व्यक्तियों, समूह तथा भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। सत्ता के बिना शक्ति असाधनात्मक, परिस्थितिजन्य एवं अनिश्चित होती है। सत्ता निश्चित, स्पष्ट तथा प्रकट होती है तथा शक्ति और
सत्ता को औचित्यपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, बेवर। बेवर के अनुसार युगों पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं और मान्यताओं के कारण परंपरागत सत्ता में समादेश का पालन किया जाता है। चमत्कारी सत्ता में वैधता का आधार केवल करिश्मा है। वह अपने प्राधिकार का प्रयोग तब तक कर सकता है जब तक ये सिद्ध होता रहे कि वह मान्यता प्राप्त करता है और अनुयायियों को संतुष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पोपों की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव तथा राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष, ये ही मुख्य विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता रहा। कथन किसका है? कथन पूछा गया है, किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गैटल। प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार आर.जी. गैटल का कथन है कि पोपों की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव तथा राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष, ये है प्रमुख विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन माइकल फूको के शक्ति संबंधी विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके नियंत्रण के तौर पर शक्ति माइकल फूको के शक्ति संबंधी विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से क्या पडुआ के मॉर्सिलियस की प्रमुख पाठ्य पुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस का प्रमुख मूल भाव है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सांसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क मार्सिलियो और पैडुआ की प्रमुख पाठ्य पुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस का प्रमुख मूल भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 707 प्रश्न, शक्ति पैसे की तरह है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, टॉलकॉट, ऑप्शन डी, टॉलकॉट। उपयुक्त कथन टॉलकॉट पार्सन्स का है जिसमें उन्होंने शक्ति व पैसे के सूचनात्मक प्रक्रियात्मक स्वरूप की चर्चा की व निष्कर्ष निकाला कि शक्ति व प्रभाव के संस्थानिक कार्य होते हैं जो कि वास्तव में पैसे की कार्यात्मक प्रक्रियाओं से मिलते जुलते हैं। दोनों ही एक सामूहिक एकता स्थापित करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन मिशेल फोकाल्टो की शक्ति संबंधी विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था तो ये वापस रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या हन्ना आरंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, आत्मप्रक्ताओं की निर्माता। आत्मप्रक्ताओं के निर्माता हन्ना आरंट की शक्ति संकल्पना से संबंधित नहीं है। दातव्य है कि हन्ना आरंट जर्मन अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उनकी 18 किताबें और अनेक लेख एक पक्षीय धर्म से लेकर साहित्य विज्ञान तक के विषयों पर राजनीतिक सिद्धांत पर स्थायी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 710 प्रश्न, निम्न में से वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें शक्ति विभाजन सिद्धांत सूत्रित हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सर्वप्रथम शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। शक्ति विभाजन का अभिप्राय शासन के अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। इसका स्पष्ट उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से क्या राष्ट्रीय शक्ति सत्ता का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ई, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव। जिस सामर्थ्य से राज्य दूसरों से अपनी इच्छा मनवाता है और दूसरे राज्यों को अपना आदर और अपने आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करता है, उस सामर्थ्य को शक्ति कहा जाता है। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, रक्षा, तकनीकी आदि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व है। अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रभाव राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शक्ति सत्ता के औचित्य के रूप में वैधता किसका नतीजा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, उदार सोच। शक्ति सत्ता के औचित्य के रूप में वैधता उदार सोच का नतीजा है। राजनीतिक विज्ञान में सत्ता की अवधारणा मुख्य रूप से राजनीतिक है। सत्ता वैधता युक्त शक्ति होती है। सत्ता का नियमन वस्तुतः राजनीतिक होता है
और यह अपने आप में प्रभाव एवं मंशा भी धारण करती है। सत्ता की यह व्याख्या मूलतः उदारवादी विचारों से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 713 प्रश्न, राजनीतिक बाध्यता का अर्थ डैश है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी कानून के प्रति वाजिब आज्ञाकारिता। राजनीतिक बाध्यता का अर्थ कानून के प्रति वाजिब आज्ञाकारिता है, अर्थात राजनीतिक बाध्यता व्यक्ति को यह अधिकार भी देता है कि आज्ञा के गैर वाजिब होने पर उसका पालन ना करे अथवा उस आज्ञा का विरोध करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसा की तरह है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी टॉलकॉट पार्सन। अमेरिकी समाज वैज्ञानिक टॉलकॉट पार्सन का भी मत है कि शक्ति पैसे की तरह है। द स्ट्रक्चर ऑफ चेंज ऑफ सोशल सिस्टम 1983, अमेरिकन सोसाइटी टुवर्ड्स ए थ्योरी ऑफ सोशिएटल कम्युनिटी दिन की प्रमुख पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वैधता के व्यवहार उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकल्प विकसित किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हैबरमास और ओफे द्वारा। वैधता शक्ति एवं सत्ता के बीच की कड़ी है। वैधता से शक्ति को तार्किकता एवं स्थायित्व मिलता है। वैधता द्वारा जनमत शक्ति को स्वीकार करता है। हैबरमास और ओफे द्वारा वैधता के व्यवहार उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकल्प विकसित किया गया। नव मार्क्सवादी विचारक हैबरमास के अनुसार पूंजीवादी समाजों में सदैव वैधता संकल्प उत्पन्न होता है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में अर्थव्यवस्था विषमता मूलक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा मुख्य रूप से डैश है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा मुख्य रूप से राजनीतिक है। सत्ता वैधता युक्त शक्ति होती है। सत्ता का नियमन वस्तुतः राजनीतिक होता है और यह अपने आप में प्रभाव एवं मंशा भी धारण करती है। सत्ता की यह व्याख्या मूलतः उदारवादी विचारों से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कैटलिन। सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस उनकी चर्चित कृति है। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 718 प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सापेक्ष। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्य के कार्य एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 719वां प्रश्न, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंग्लैंड। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। इस क्रांति में तत्कालीन निरंकुश नरेश जेम्स द्वितीय की सत्ता के विपरीत क्रांति थी, जिसमें उसकी सत्ता को मात दिया गया और तदंतर इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना फिर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 720 प्रश्न, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी पेरेटो ने इतिहास को कुलीन वर्गों का शमशान कहा है। उनका मत है कि हर एक काल में सामाजिक पटल पर बहुत ही गिने चुने ही लोग शासन की भागीदारी में विशेष जागरूकता से भाग लेते हैं। आम जनता इन कुलीनों की मात्र अनुवर्ती ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किसने प्रबंधकीय क्रांति की बात कही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जेम्स बर्नहम। संभ्रांतवादियों ने मार्क्स के सूत्र को कुछ सीमा तक स्वीकार किया है, साथ ही उन्होंने इस मध्यवर्गीय मोड़ दिया है ताकि समूची व्यवस्था को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी कार्रवाई के उत्प्रेरक के रूप में उद्घाटित होने से बचाया जा सके। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि राजनीतिक निपुणता अथवा इसका अभाव ही यह निर्धारित करता है कि कौन शासन करेगा तथा सत्ता किस प्रकार हस्तांतरित हो सकती है। आर्थिक तत्व वस्तुतः महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु यह बात दृष्टि से ओझल नहीं की जा सकती कि राजनीतिक साधनों द्वारा संभ्रांत वर्ग आर्थिक शक्तियों को नियंत्रित समायोजित यहाँ तक कि उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि समाजवादी व्यवस्था को भी संभ्रांतों की राजनीति अथवा जिसे बर्नहोम ने
प्रबंधकीय क्रांति की राजनीतिक प्रक्रिया का है से मुक्त नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 722वां प्रश्न, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए हमारे पास, नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज नीचे नहीं गिरा सकती है। और कारण आर दिया गया है, माइकेल्स के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। माइकेल्स ने राजनीतिक दल और उसकी संरचना में नेतृत्व की भूमिका का विवेचन करते हुए अल्पतंत्र का लोह नियम प्रतिपादित किया। इसके अलावा माइकेल्स के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, शक्ति एक पक्षीय होती है। शक्ति की संकल्पना कभी भी एक पक्षीय नहीं होती। और यह अंतिम प्रश्न है पार्ट जी का 724 प्रश्न, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं? पहला, संविधान में परिवर्तन। दूसरा, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तीसरा, राजनीतिक संस्थाओं में रूपभेद। और चौथा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। तो दिए गए कूट हैं और कूटों में इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी के दिए गए उपरोक्त सभी। क्रांति मूलतः व्यवस्था में आमूल परिवर्तन को कहते हैं। इससे संविधान में परिवर्तन, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रस्तापित होता है। राजनीतिक संस्थाओं में रूपभेद तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन आदि प्रमुख तत्व है। तो दोस्तों, ये थे राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के पार्ट एफ और जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार पूर्वक देखने को ही मिले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।